स्वागत है आप सभी का कौटिल्य बलरामपुर के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं जितने भी हमारे यहाँ के विद्यार्थी हैं या जो इतने भी अन्य विद्यार्थी भी हैं उनके पेपर काफ़ी अच्छे से चल रहे होंगे और पेपर बहुत ज़्यादा कठिन नहीं पूछा जा रहा है। तो और खासकर जीएस का पोर्शन जितना मैं देखा हूँ या जितने भी क्वेश्चन हैं, खासकर अगर मैं अपने संस्थान की बात करूँ तो यहाँ के पढ़ाए हुए लगभग सारे प्रश्न आ रहे हैं। कोई इशू की बात नहीं है या कोई भी समस्या की बात किसी भी प्रकार की नहीं है। ठीक, तो हम जो पेट परीक्षा आज हुई है उसका जो दूसरा शिफ्ट था उसके जीएस के प्रश्नों का एक हल लेकर संपूर्ण हल लेकर के आए हैं और आप लोग उसको आप टैली करा लीजिएगा और मिला लीजिएगा, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ आप लोगों को कितने सवाल जीएस के सही हैं कितने से गलत हैं। और ये सारे प्रश्न ऑथेंटिक हैं, एक ऑथेंटिक बुक के साथ या ऑथेंटिक वेबसाइट के साथ, जहाँ कहीं से भी प्रमाणिक तौर पे हमको कंटेंट मिल सकता था वहां से इसको मिलाया गया है और वेरीफाई किया गया है। कोई हवाबाजी नहीं की गई है अन्य चैनलों की भांति की एक ही विकल्प को लेकर मारा मारी मचा रखे कि कोई एक बता रहा है, कोई बी बता रहा है, कोई सी बता रहा है या कोई डी बता रहा है। तो एक एक करके हम सारे प्रश्नों की बात करते हैं। ठीक, तो जो पहला प्रश्न है कि अनुच्छेद 245 के अनुसार, ठीक है, अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है। अनुच्छेद 245 दरअसल संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वो भारत के किसी भाग, ठीक है, यानी एनी पार्ट या संपूर्ण पूरे भारत के लिए कानून बना सकता है या विधि बना सकता है। तो 245 के अनुसार संसद को कौन सा कार्य दिया गया है, वो है कानून बनाना, यानी हमारा विकल्प कौन सा सही चला जाएगा, सी सही चला जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये तो बच्चों को पता होगा कि पंचतंत्र की कथाएं जो एक उपदेशात्मक या एक क्या कहते हैं कथात्मक गद्य के रूप में रखी गई हैं, जिसको हम अगर साहित्य की टेक्निकल भाषा में जाएं तो उनको कहानी ना रख करके कथा ही कहते हैं, जिसमें क्या कहते हैं उसमें आदर्शवादी बिहेवियर नजर आता है। तो पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं, तो सबको पता है पंचतंत्र की कथाएं विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई हैं। यानी इस प्रश्न का जो विकल्प है हमारे लिए कौन सा है, वो विकल्प डी सही चला जाएगा। बाकी तुलसीदास के बारे में आप लोग जानते हैं कि जिन्होंने रामायण को लेकर यानी राम के चरित्र को ध्यान में रखकर बहुत सारी रचनाएं लिखी। वाल्मीकि ने भी रामायण लिखा, पहले कवि माने जाते हैं, और वेद व्यास ने भी राम महाभारत की रचना की। तो कुल मिलाकर के जो पंचतंत्र की कथाएं लिखी वो किसने लिखी हैं, विष्णु शर्मा ने लिखी। ठीक है, अगला प्रश्न कि प्रकाश वर्ष किसकी माप है। सबको पता है कि प्रकाश वर्ष किसकी माप है, दूरी नापा जाता है इससे। ठीक है, प्रकाश वर्ष से दूरी नापा जाता है। लेकिन इस बार यह सवाल नहीं पूछा गया है, इस बार सवाल को थोड़ा सा विशिष्टीकृत किया गया है, जिसमें से गति को पूछा गया। हवाई जहाज की गति आपको लोगों को पता है किलोमीटर पर आवर में नापी जाती है, प्रकाश की गति पता है मीटर पर सेकंड में नापी जाती है। तो कुल मिलाकर क्या बचा, जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं या खगोलीय पिंड है या जो स्टार्स हैं उनकी गति को नापने के लिए प्रकाश वर्ष को मापा जाता है या प्रकाश वर्ष को प्रयोग किया जाता है। तो विकल्प हमारा कौन सा सही जाएगा, वो है डी। ठीक, अगला प्रश्न कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इससे आसान सवाल अर्थव्यवस्था का नहीं मिलेगा, जो लगातार रिपीटेड है, बहुत बार पूछा जा चुका है। और ये इस बार हम लोगों ने जो टेस्ट करवाया, पूरी सीरीज लॉन्च की, उस सीरीज में 7 टेस्टों की सीरीज में ये कम से कम 2 बार हमने पूछा है। तो ये सवाल तो कतई आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। तो 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 1969 में कुल ऐसे 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण गया था, जिसकी परिसंपत्ति 500 करोड़ रुपए से अधिक थी। ठीक है, तो कौन सा विकल्प है, डी विकल्प सही है कि ऐसे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न कि विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। तो विंग्स ऑफ फायर भारत की मिसाइल माइन कहे जाने वाले भारत के पूर्व राष्ट्रपति, ठीक है, जिन्होंने IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में अहम भूमिका निभाई और भारत को तमाम अनेकों लॉन्च व्हीकल्स दिए, जिसमें से PSLV जिसको भारत का आज कार्यरत घोड़ा कहा जाता है। तो किसने लॉन्च किया था, अब इतना बताने के बाद आपको पता चला गया, जिसकी जो विंग्स ऑफ फायर का जो हिंदी अनुवाद है वो है अग्नि की उड़ान। ठीक है, क्या है, अग्नि की उड़ान। तो अग्नि की उड़ान ये किताब किसकी आत्मकथा है, वो है अब्दुल कलाम की आत्मकथा। ठीक है, जिनको अंततः फिर लास्ट मोमेंट पे जाकर के अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में उनको राष्ट्रपति भी बनाया गया। अगला प्रश्न है कि इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी नामक रिपोर्ट किसने जारी की है। ठीक है, तो इस बार क्या पिछले 2-3 बार से मैं ये देख रहा हूं, जो ऑब्जर्वेशन है
कि ग्लोबली जो भी इंडेक्स जारी किए जाते हैं या जो भी रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं, उनकी जगह पे जो भी आयोग हो, कोई भी आयोग हो, वो किस पे फोकस कर रहा है, जो भारतीय संस्थाओं के द्वारा रिपोर्ट जारी की जा रही हैं। तो जो इंडियाज मूविंग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी नामक जो रिपोर्ट है, वो नीति आयोग के द्वारा की जाती है। नीति आयोग को किसके स्थान पर गठित किया गया था? योजना आयोग के स्थान पर गठित किया गया। ठीक है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के तौर पर कार्य करता है, जो एक रणनीतियां बनाता है जिसके आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को या भारत को बहुत आगे तक लेकर के जाना। ठीक है, अगला प्रश्न जो है कि वास्को डी गामा का मकबरा किस स्थान पर है? सबको पता है वास्को डी गामा कौन था, पहला यूरोपीय जो भारत आया, पुर्तगाल का निवासी था। ठीक है, कालीकट के तट पर पहुंचा, वहां के शासक जमोरिन के द्वारा स्वागत किया गया, अरबी व्यापारियों द्वारा विरोध किया गया, सारी कहानी पता है आप लोगों को। लेकिन वो उसका मकबरा किस स्थान पर है? उसका मकबरा कहाँ पे है? कोच्चि यानी केरल में है। ठीक है, वास्को डी गामा का मकबरा कहाँ पे है? कोच्चि में है। तो विकल्प कौन सा है? सी सही है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि सागौन के जंगल कहाँ पाए जाते हैं? जो हालिया वन रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से सवाल बनाया गया है। तो सागौन के जंगल कहाँ पाए जाते हैं? सागौन के जंगल मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। तो विकल्प कौन सा है? बी सही है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? एक एक विकल्प पे बात करते हैं। ठीक है, जो पहला विकल्प है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया गया। 1857 के विद्रोह के पश्चात जब अंग्रेजों ने उस विद्रोह के कारणों का मूल्यांकन किया तो उसमें पाया कि बड़े पैमाने पर हमने भारतीय समाज में और भारतीय संस्कृति में हस्तक्षेप किया, इनकी प्रथाओं और रूढ़ियों में हस्तक्षेप किया, जिसकी वजह से यह विद्रोह हुआ है। तो इस वजह से उन्होंने यह नीति को त्याग दिया था। यानी ये दूसरा विकल्प हमारा क्या हो गया? गलत चला जाएगा। रक्षा नीतियों को समाप्त नहीं किया गया था, जमींदारों के प्रति ज्यादा प्रोटेक्शन का कार्य किया गया था, क्योंकि अब वो तरंग रोध का कार्य कर रहे थे कि अगर जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ जो विद्रोह की लहर आ रही थी उसको रोकने का प्रयास कर रहे थे। भारतीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया जाएगा ये नहीं था, यूरोपियों का अनुपात बढ़ाया गया था, उनको संतुलित करने का प्रयास किया गया था। लेकिन जो विकल्प हमारा ए है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया गया था, ये विकल्प सही है, क्योंकि 1857 के विद्रोह के बाद 1858 का एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत भारतीय शासन या भारतीय राज्य पर किसका अधिकार स्थापित हुआ? वो था ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह पे ब्रिटिश क्राउन का, यानी ब्रिटिश का, अंग्रेजों का डायरेक्ट प्रत्यक्ष अधिकार स्थापित हुआ वो। ठीक है, तो इसका विकल्प कौन सा सही चला जाएगा हमारे लिए? वो विकल्प था ए। ठीक, अगला नेक्स्ट सवाल, नॉन स्टिक खाना पकाने के लिए बर्तन किससे लेपित किए जाते हैं? नॉन स्टिक खाना बनाने वाले बर्तन, यानी स्टिक यानी चिपचिपेपन को रोकने के लिए कि बर्तन पे बहुत ज्यादा कुछ चिपक ना जाए बनाते समय, तो उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है? उस पर टेफ्लॉन की एक परत चढ़ा दी जाती है। किसकी? टेफ्लॉन की परत चढ़ा दी जाती है। तो विकल्प कौन सा सही जाएगा? बी सही जाएगा, जो कि एक प्रकार का प्लास्टिक ही है। ठीक, अगला सवाल कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? वो कौन सा गवर्नर जनरल? स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात जब तक सत्ता कायदे से हस्तांतरित नहीं हुई थी तब तक जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड माउंटबेटन ही था। यानी भारत की आजादी के बाद भी जब तक रियासतों का एकीकरण नहीं हो गया, क्योंकि जब भी आप एम्यूजमेंट लेटर यानी विलय पत्र को देखेंगे तो वहां पे उस देसी राजा या रजवाड़े के साथ साथ सरदार पटेल या भारतीय शासक के साथ साथ किसी एक व्यक्ति का और साइन मिलता है, तो लॉर्ड माउंटबेटन का भी साइन मिलता है। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ, जो भारतीय पहला गवर्नर जनरल बने थे वो थे सी राजगोपालाचारी। नाम में भी सी है, विकल्प भी हमारा सी है। ठीक, अगला प्रश्न, जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? ग्रीन, ये सवाल पेट की पहले शिफ्ट में भी पूछा गया था कि भारतीय जो मानक समय है वो ग्रीनविच मीन टाइम या जो ग्रीनविच माध्य समय है उससे कितना आगे चलता है। ठीक है, तो बात बात में फुल फॉर्म भी बता दी गई कि जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम, यानी विकल्प बी। तो जो भारतीय मानक समय कितना चलता है? 5.5 घंटे उससे आगे चलता है। ठीक, अगला प्रश्न है, वर्षा में अगर अचानक वृद्धि हो जाए तो इसे मानसून का क्या कहा जाता है? अगर इसको समझना हो तो आपको 2013 में जो उत्तराखंड में त्रासदी हुई थी उसको याद रखना। क्या हुआ था? वहां पे बादल फटे थे।
ठीक है, इसी से प्रश्न का निकाल लो। जो बड़ी पैमाने पर तबाही हुई, खासकर जो केदारनाथ यानी जो उधर का एरिया था, तो क्या था, मानसून का क्या कहा जाता है, मानसून का फटना या मानसून का प्रस्फुटन कहा जाता है, यानी विकल्प कौन सा है, सी है। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था। ये कंफ्यूजिंग सवाल है, और ये सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि इस बार, पिछली बार क्या हुआ था कि जो सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई और उनके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, तो कंफ्यूजिंग क्यों है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मानता है जो भारतीय हिंद की राष्ट्रीय सेना थी या आजाद हिंद फौज थी, ठीक, क्या थी, आजाद हिंद फौज थी, उसका गठन किसने किया था, वो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। लेकिन ये गलत है, आजाद हिंद फौज या भारतीय राष्ट्रीय सेना की पहली टुकड़ी का गठन कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। यह सवाल कई बार पूछा है हम लोगों ने भी, तो इसका विकल्प कौन सा सही जाएगा, सी सही चला जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है, यानी सबसे ज्यादा एम्प्लॉइज किस क्षेत्र में कार्य करते हैं। तो आप सभी को पता है कि आज भी भारत में सबसे ज्यादा एम्प्लॉइज कौन से सेक्टर में काम करते हैं, वो है कृषि क्षेत्र में कार्य करते हैं। और कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और भारत में बड़े पैमाने पर मौसमी बेरोजगारी या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कृषि क्षेत्र में ही पाई जाती है। तो भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा सेक्टर है, वो है प्राथमिक क्षेत्र है। ठीक, अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने नारी को नमन के नाम से योजना की शुरुआत की है। तो नारी के नमन के नाम से योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश सरकार ने की है। वहां के मुख्यमंत्री ने इस घोषणा को किया था कि हम नारी नमन के नाम से एक योजना चलाएंगे, जिसके लिए, ठीक, तो नारी नमन योजना किस राज्य ने शुरुआत की, हमारा विकल्प कौन सा है, बी सही। ठीक, अगला सवाल कि भारत गौरव पर्यटक ट्रेन जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में, ठीक है, रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में जो कार्य कर रही है, भाग किसके के बीच में है, तो ये जो ट्रेन चलाई गई है, इसमें से दो तो हटा दीजिए क्योंकि रामायण से इनका कोई लेना देना नहीं है, वो बांग्लादेश और भूटान। बचे दो, श्रीलंका और नेपाल। श्रीलंका में क्या था, रावण था जिसके साथ युद्ध हुआ था, और नेपाल में क्या था, भगवान राम की शादी हुई थी। ठीक, तो नेपाल के साथ ऐसा कोई डायरेक्ट कनेक्शन बनाया नहीं जा, सॉरी, नेपाल के साथ कह रहे हैं, श्रीलंका के साथ ऐसा कोई हमारा स्थलीय सीमा नहीं है जिसको आराम से रेलवे ट्रैक के रूप से उसको तय किया जा सके। तो बचा के हमारे पास विकल्प बचा बी यानी नेपाल। कौन सा विकल्प, बी यानी नेपाल। ठीक, अगला कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है। तो ये आर्टिकल 29 है। अल्पसंख्यक चाहे वो धार्मिक आधार पे हो चाहे भाषाई आधार पे हैं, उनको अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना, अपने भाषा को संरक्षित करने के लिए जिन भी इंस्टीट्यूट की स्थापना करना चाहें वो कर सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 उनको ये अधिकार प्राप्त प्रदान करता है या देता है उसको। तो आर्टिकल 29 और विकल्प कौन सा, डी। ठीक, अगला प्रश्न जो कि कई बार बोला गया था कि आप इस काल को आराम से पढ़ के जाइएगा कि यहां से सवाल बनने के चांसेस पर्याप्त हैं कि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे। तो हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जिसने 5 बड़ी नीतियां अपनाई, उन 5 बड़ी नीतियों के माध्यम से अधिकांश भारत पर विजय प्राप्त की। कहा जाता है इसके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते थे, यानी अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का। तो हरिसेन किसके दरबारी कवि थे, वो थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ठीक है, अगला प्रश्न कि निम्न में से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। पूछे जाने का कारण, क्योंकि दमन दीव का विलय करना और 370 को समाप्त करके लद्दाख और जम्मू कश्मीर को एक यूटी का दर्जा देना, तो इस वजह से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया। बहुत लोगों को लगा होगा लद्दाख, लेकिन नहीं है, अभी पुराना ही विकल्प है हमारा। वो कौन सा है, डी, कि लक्षद्वीप आज भी सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, अगला प्रश्न है कि जून 2022 में भारत में निम्न में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की थी। तो पहली चीज ध्यान रखिए कि यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कॉमनवेल्थ। कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। कॉमनवेल्थ किसको कहा गया था, वह देश जिसमें जो ब्रिटेन के यानी यूनाइटेड किंगडम के क्या थे, कॉलोनीज थे, यानी उनके उपनिवेश थे। तो फ्रांस कभी नहीं था, फ्रांस खुद कॉलोनीज बना रहा था, ये विकल्प हट जाएगा। इटली कभी किसी की कॉलोनी नहीं था और इटली भी हट जाएगा।
इटली में अन्य यूरोपियों का शासन था, लेकिन उपनिवेश बड़े पैमाने पर किसी का नहीं था। बचे क्या? दो, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया खुद ब खुद एक कॉलोनी था। तो बचा क्या? यूके, जो इस कॉमनवेल्थ का हेड भी है, और भारत ने भी यूनाइटेड किंगडम यानी आज के इंग्लैंड के साथ या ग्रेट ब्रिटेन के साथ ये प्रोग्राम की घोषणा की है, जो कि कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की बात की जा रही। ठीक है, तो विकल्प कौन सा हमारा? विकल्प है बी। ठीक, अगला प्रश्न है कि लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति किसके पास है? कंफ्यूजन फिर से, शक्ति सत्र को आहूत करना, लोकसभा की बात की जा रही है तो पहले विकल्प एक को हटा दीजिए क्योंकि उसमें राज्यसभा की बात की गई। ठीक, बचे कौन? भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा का अध्यक्ष। प्रधानमंत्री कार्यकारी तौर पर अध्यक्ष होता है, ना कि विधायी के तौर पर अध्यक्ष होता है, तो प्रधानमंत्री को हटा दीजिए। अब बचे दो। ठीक है, तो प्रधानमंत्री क्या है भारत में? डिफैक्टो है, यानी वास्तविक प्रमुख है, और डी ज्यूरी कौन है? भारत का राष्ट्रपति। अब बचे हमारे पास विकल्प दो। तो सबने पढ़ रखा होगा कि भारत में सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। लेकिन स्थगन की बात यानी एडजर्नमेंट की जब बात की जाती है कि चलते सत्र को रोकने की बात, तो वो शक्ति किसके पास चली जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के पास चली जाती है। यानी विकल्प कौन सा हमारा सही जाएगा? हो जाएगा डी सही जाएगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया महत्वपूर्ण कार्य क्या था? ऐसा महत्वपूर्ण कार्य जिसने पूरी की पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था को चौपट किया। ऐसा महत्वपूर्ण कार्य जो भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि और परंपरागत जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उनके तालमेल से चल रही थी, उसका भी खंडन किया। तो ऐसा केवल एक कार्य था, वो था रेलवे का विकास। यानी विकल्प हमारा बी, ये अंग्रेजों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य उस समय पे था। क्यों? क्योंकि जब अंग्रेजों ने रेलवे का विकास कर दिया तो जो वहां से कारखाना निर्मित वस्तुएं आ रही थी, क्योंकि 1813 में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। अब उन औद्योगिक क्रांति के से निर्मित जितनी भी वस्तुएं आती थी, कपड़े आते थे, सामान आते थे, उनको दूर दराज के इलाकों में भेजकर बेचा जा रहा था। यानी अब जो भारतीय वस्तुएं थी उनकी मांग घट रही थी। तो रेलवे का विकास कहीं ना कहीं भारतीय संदर्भ को, भारतीय दृष्टिकोण से या अंग्रेजों के दृष्टिकोण से भी बहुत एक महत्वपूर्ण कार्य था। ठीक, अगला सवाल है कि अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? इसमें कोई बात करने की बात नहीं है। अहिंसा के पुजारी 2 अक्टूबर, यानी विकल्प डी। ठीक, महात्मा गांधी जो प्रैक्टिकल हिंसा यानी प्रैक्टिकल अहिंसा को मानते थे, प्रैक्टिकली जो भी हिंसा होती थी उसको खारिज करते थे, लेकिन जो भी क्या कहते हैं प्रयोगात्मक हिंसा थी उसको वैल्यू करते थे। ऐसा नहीं अव्यवहारिक तौर पर जैसे जैन में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कितने राज्य बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो ऐसे कोई बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, तो कुल मिलाकर ऐसे 5 राज्य हैं। ठीक है, तो जिन जिन के विकल्प सही हैं वो कृपया कमेंट बॉक्स में इन 5 राज्यों का नाम बताएं। ठीक है, ये आपके लिए अगला एक टास्क है। ठीक, अगला प्रश्न है कि 1991 में सुधारों के पश्चात कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किए गए? सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब ऐसे उद्योग जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 51% से अधिक होगी। ठीक, तो इनमें से कोई नहीं, ये विकल्प होगा नहीं। मेट्रो परिवहन बड़े पैमाने पर आज भी या 1991 के बाद भी बड़े पैमाने पर आज भी प्राइवेटाइजेशन यानी निजी क्षेत्रों के हाथ में है। कम्युनिकेशन, अब जियो को ले लीजिए, एयरटेल को ले लीजिए, बीएसएनएल को छोड़ दीजिए, तो आज भी क्या है, किसके हाथ में है? निजी क्षेत्रों के हाथ में है। बचा एक, वो था परमाणु ऊर्जा उत्पादन, यानी जो एटॉमिक एनर्जी की बात की जाती है, उसको क्या किया था? केवल और केवल सार्वजनिक क्षेत्रों में, यानी ऐसे उपक्रम या ऐसे उद्योग बनाए जाएंगे जिसपे केवल और केवल किसका होगा? सरकार का नियंत्रण होगा। यानी विकल्प कौन सा है? वो है बी। ठीक है, अगला प्रश्न कि निम्न में से हरित क्रांति के आरंभिक स्थल के रूप में किसे चुना गया था? हरित क्रांति जो भारत में खाद्यान्न आत्मनिर्भरता या खाद्यान्न स्टॉक को बनाने के लिए शुरुआत की गई थी। ठीक, तो हरित क्रांति के आरंभिक स्थल के रूप में पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को चुना गया था। तो उत्तर प्रदेश तो ऑप्शन में है नहीं, तो हमारा विकल्प कौन सा सही चला जाएगा? वो ए चला जाएगा। अच्छा, इससे पहले वाले शिफ्ट में भी यह सवाल पूछा गया था कि हरित क्रांति में से निम्नलिखित में से कौन सा उसका उद्देश्य नहीं था जिसमें से
उन्नत किस्म के बीज विदेशों से मंगवाए गए, बड़े पैमाने पर रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग किया गया, उसका दुष्प्रभाव आज हमको नजर आ रहा है, जिससे कृषि की यानी मिट्टी की उर्वरता घट रही है और उत्पादकता में थोड़ा बहुत परिवर्तन आ रहा है। तो इस वजह से बड़े पैमाने पर समस्या है, थोड़ा पर्यावरणिक समस्या है, खासकर जब बहुत बड़े पैमाने पर आप कीटनाशकों का, खरपतवार नाशकों का या रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। लेकिन आरंभिक स्थल के रूप में किसको चुना गया था? वो था पंजाब और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश को। ठीक, अब पूछा जाने का कारण इसका भी वही है, जो किसान आंदोलन हुए बड़े पैमाने पर, जिन्होंने एमएसपी को लेकर के लंबा विरोध किया था। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सारे के सारे शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें से केवल एक ऐसा डांस फॉर्म है जो उत्तर प्रदेश में विकसित हुआ था, वो था कथक। ठीक है, तो कथक उत्तर प्रदेश में विकसित हुआ, जो नवाबों के यहाँ पे, खासकर नवाब वाजिद अली शाह के समय पे विकसित हुआ, जिसमें से लखनऊ घराना। अच्छा, इसके पूछे जाने का कारण क्या है? पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज का भी हाल ही में क्या हुआ है? निधन हुआ है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। कथक क्या था? उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य। ठीक, अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने किस जिले से डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम कार्यक्रम में 1800 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ किया? तो कीवर्ड आपके लिए क्या है? डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम, जो कि कहां पे स्थित है? वाराणसी में स्थित है, यानी विकल्प ए सही है हमारा। ठीक, अगला प्रश्न। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारत ने किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बस उपहार में दी है? तो भारत ने अपने पड़ोसी मुल्क नेपाल को 75 एम्बुलेंस और 17 बसें, स्कूल बसें उपहार में दी हैं। ठीक, एक तथ्यात्मक सवाल था, न्यूज से रिलेटेड सवाल था। अगला प्रश्न है कि सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट विचार से एजुकेशनल टाउनशिप किस राज्य के द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं? तो सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा, यानी हमारा विकल्प सी है, टाउनशिप, एजुकेशन टाउनशिप, यानी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जा रहा है। ठीक, अगला प्रश्न, काशी यात्रा सब्सिडी किस राज्य ने शुरुआत की? यानी आपको अगर बनारस की यात्रा करनी है तो ऐसे 5000 रुपए की सब्सिडी कर्नाटक राज्य देता है। तो विकल्प कौन सा है? बी। ठीक, अगला सवाल है कि प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम सामान्य प्रजनन दर के नाम से जानते हैं, नॉमिनल फर्टिलिटी रेट। कुल प्रजनन दर तो खैर अलग चीज होगी कि कुल मिलाकर कैसे होगा कि प्रति महिला कितने बच्चों को जन्म दे रही है, लेकिन सामान्य प्रजनन दर की बात की जाती है तो 1000 लोगों पर जो जीवित जन्मों की संख्या है उसको हम सामान्य प्रजनन दर के नाम से जानते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? अब ये चीज आप अनुमान लगा के जाइएगा, जितने लोग आज ये वीडियो देख रहे हैं या जितने लोग इस प्रश्न को देखें, पहले शिफ्ट में भी करेंसी पूछी गई होती हंगरी की, दूसरे शिफ्ट में पोलैंड की पूछी जा रही है, तो संभवतः कल के पेपर में भी किसी न किसी राष्ट्र की करेंसी को ध्यान में रख के क्वेश्चन बनाया जाए। तो पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? पोलिश जेलोटी। इसका नाम थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन है कि पोलिश जेलोटी, यानी पोलैंड की जेलोटी। ठीक, तो आप लोग फिर से एक आधी मुद्राओं को देख लीजिएगा। किस कंपनी ने आईएएफ यानी इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों के लिए एडीएस आपूर्ति हेतु बेलारूस की कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने, यानी विकल्प सी है, इसने एडीएस की आपूर्ति के लिए बेलारूस की कंपनी के साथ समझौता किया। ठीक, अगला सवाल, ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम है। ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापमान, यानी पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि से। तो पहला विकल्प है समुद्री जलस्तर में वृद्धि, क्योंकि जैसे जैसे पृथ्वी के औसत तापमान में होगी, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, जिससे समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा। जहां जहां समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा वैसे तटीय रेखा जो है किसी भी जगह की, उस तटीय रेखा में भी परिवर्तन आएगा, और तटीय रेखा में परिवर्तन आएगा और ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम से जो बहुत अधिक टेम्परेचर हो जाएगा, तो फोटोसिंथेसिस की परिणाम, यानी फोटोसिंथेसिस जो प्रकाश संश्लेषण की घटना है, उसमें भी थोड़ा बहुत चेंज आएगा। उसके साथ साथ वर्षा प्रतिरूप में परिवर्तन आएगा, जो आपको ऑलरेडी नजर आ रहा है। तो ये तीनों के तीनों जो परिणाम है ग्लोबल वार्मिंग के हैं, यानी विकल्प कौन सा सही जाएगा? ए, यानी ये सभी। ठीक,
अगला प्रश्न है कि 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? तो पहले को हम हटा देते हैं कि इनमें से कोई नहीं। नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च, विकल्प सी पे चलते हैं। तो दांडी मार्च एक कार्यक्रम का हिस्सा था, ना कि शुरुआत करने का कारण था। अगला कि लोगों को पूर्ण स्वराज प्रतिज्ञा लेने के लिए कहने हेतु, तो ये भी एक सामान्य सभा बुला करके कर सकते थे, उसके लिए आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट शुरुआत करने की क्या जरूरत थी? दरअसल क्या हुआ था कि गांधी जी ने 11 सूत्री कार्यक्रम को वायसराय को बताया था, जिसमें से ब्रिटिश शासन की जो बुराइयां थी उनको दूर करने की बात कही गई थी। तो 11 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने के लिए समय दिया गया और उस समय पर वायसराय ने उस कार्यक्रमों को लागू नहीं किया, जिसके लिए 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की और उन्होंने कहा भी कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला। तो इसका विकल्प कौन सा जाएगा? बी सही चला जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस मुद्रा में दिया था? यानी जो पहला उपदेश दिया था उसको कौन सी मुद्रा कहा जाता है? धम्म का मतलब था बुद्ध के सिद्धांत। ठीक। तो उपदेश में क्या देगा कोई व्यक्ति? जो अपनी विचारधारा वही तो बताएगा कि भैया हम जो को ये इस लेवल के इंसान है, ये हमारी आइडियोलॉजी है, आपको इस हिसाब से रहना चाहिए, ये हमारे विचार है। तो धम्म क्या है? सिद्धांत है। चक्र का मतलब चलो ठीक है, उसको अलग करते हैं, लेकिन प्रवर्तन की बात, जो इन्फोर्समेंट की बात आती है कि आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करिए, इससे आप एक सही व्यक्ति या सफल व्यक्ति बन जाएंगे। तो गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था उसको किस नाम से जाना जाता है? धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा के नाम से जाना जाता है। ठीक। यानी विकल्प कौन सा है? बी सही है। इस पे डिटेल डिस्कशन हुआ है, क्लास में भी हुआ और यूट्यूब पे भी एक वीडियो पड़ा होगा कि कौन कौन सी मुद्राएं हैं। धम्म चक्र प्रवर्तन कहाँ हुआ था? सारनाथ में हुआ था। ठीक। अगला प्रश्न, कैंपस पावर किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? दरअसल विद्यार्थियों को डिजिटली इंप्रूव करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक का ये इनिशिएटिव है, वो है कैंपस पावर, यानी विकल्प ए। ठीक। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सबसे बुद्धिमान स्तनधारी कौन है? अब इससे लो लेवल का प्रश्न नहीं आएगा कि सबसे बुद्धिमान स्तनधारी किसको माना जाता है, अभी भी डॉल्फिन को ही माना जाता है। ठीक। अगला प्रश्न है कि निम्न में से पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है। अंतःस्थलीय का मतलब है जो लैंड लॉक्ड हो, यानी एक ऐसा झील या ऐसा सागर जिसकी सीमा किसी बड़े महासागर से ना मिलती हो। तो सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय कौन सा है? वो है कैस्पियन सागर, यानी विकल्प सी। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? मौलिक कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, हर जगह पे लिखा रहता है कि जो रेलवे की संपत्ति है आपकी संपत्ति है, या जो भी सार्वजनिक, जो खासकर सरकारी, जो सरकार के द्वारा जो भी चलाए जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट चलाए जा रहे हैं, हमेशा लिखा रहता है। अस्पताल में जाओ तो अस्पताल की संपत्ति आपकी संपत्ति है, तो सार्वजनिक संपत्ति की आपको सुरक्षा करना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद को विकसित करना है, यानी इनोवेशन को बढ़ावा देना है, नवाचार को बढ़ावा देना है, यानी अच्छी एजुकेशन देनी है। भारत की संप्रभुता और अखंडता और एकता की रक्षा करना है, ये तो हर एक व्यक्ति का दायित्व है, नागरिक का दायित्व है। तो कौन सा विकल्प हमारा सही जाएगा कि तीन के तीनों क्या है? हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो विकल्प हमारा ए सही चला जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न, सरकारी आयोग का संबंध किससे है? ठीक। तो सरकारी आयोग का संबंध किससे है? सरकारी आयोग दरअसल सेंटर स्टेट रिलेशन से संबंधित है, यानी केंद्र राज्यों के बीच संबंध कैसा होना चाहिए, खासकर राज्यपालों की नियुक्ति कैसे की जानी चाहिए, वित्त आयोग में जो टैक्स का डिवीजन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो किस हिसाब से होना चाहिए। तो उन सारी चीजों पे बात की गई थी। खासकर भारत में जो फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचा है वो कैसे मेंटेन रखा जाए। ठीक। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग जिसका विघटन हो गया उसकी जगह पे कौन काम कर रहा है? वो है नीति आयोग। तो योजना आयोग के जो अंतिम उपाध्यक्ष थे वो मोंटेक सिंह आहलूवालिया थे। ठीक। यानी विकल्प कौन सा है? ए सही। ठीक। अगले पे बात करते हैं, किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? रानी की घोषणा? कतई नहीं। मार्ले मिंटो सुधार? कतई नहीं। 1919 का अधिनियम? कतई नहीं। भारत को बर्मा से या बर्मा को भारत से अलग किया गया, विकल्प ए, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से। ठीक। अगला प्रश्न,
कि जजिया कर को फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम बताइए। तो जजिया कर जिसको अकबर के द्वारा समाप्त किया गया था, और ये जजिया कर एक प्रकार से धार्मिक था जो कि गैर हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज पर लगता था। इसको दोबारा लगाया था वो था औरंगजेब ने, यानी विकल्प भी है, क्योंकि उस समय की जो राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी थी या जिसमें से इसको लगाना, यानी वो दरअसल चाहता था कि सारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो उसको फेवर करे या उसके साथ इकट्ठी हो, क्योंकि इधर जो छत्रपति शिवाजी थे वो हिंदू स्वराज के नाम पर या हिंदू सम्राट की उपाधि लेकर हिंदू समाज को एकत्रित करने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए जजिया कर बहुत बड़ा कर नहीं था, एक सिंबॉलिक रूप में, एक संकेतात्मक अर्थ में होता था, जो कि किसी मुगल या मुस्लिम शासक के द्वारा गैर मुस्लिम व्यक्तियों पर लगाया जाता था। इसको फिर से इंट्रोड्यूस किसने किया था? वो था औरंगजेब ने। ठीक, अगला प्रश्न, सभी अम्लों में जो समान तत्व है, क्योंकि अगर आप केमिकल रिएक्शन की बात जाए तो अम्ल उनको कहते हैं जो कि अगर डिवाइड किया जाए तो H+ आयन देते हैं। तो सीधी सी बात है, सभी अम्लों में क्या पाया जाएगा? वो है हाइड्रोजन। ठीक, अगला प्रश्न, पौधों का विकास प्रभावित होता है। पौधों का विकास प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि तीनों से प्रभावित होता है। ठीक, क्यों? क्योंकि जब क्या होता है कि पतझड़ का मौसम आ जाता है तो बहुत बड़े पैमाने पर रेस्पिरेशन सिस्टम या फिर जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होती तो बहुत सारे पौधे बाधित हो जाते हैं, पौधों का विकास बाधित हो जाता है। उसकी गुणवत्ता बहुत बड़ी मात्रा में टेम्परेचर हो जाए, बहुत ज्यादा सूखा की स्थिति हो जाए या तापमान बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाए तो क्या है, उनकी मात्रा पे भी डिपेंड करेगा। और बात हो रही गुणवत्ता की, बात कि किस हिसाब से उसकी गुणवत्ता है। तो इसीलिए आप देखते हैं कि सदाबहार वन कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ पे वर्ष भर तापमान एक समान होगा, वहां के पौधे कठोर होंगे और जो शायद पारगम्यता भी उनकी बहुत कम होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में घने जंगल पाए जाते हैं। तो पौधे के विकास के लिए प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो विकल्प कौन सा है? ए सही है इसके लिए। अगला प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन में कौन सा डीपीएसपी जोड़ा गया? नीति निर्देशक तत्वों की बात की जा रही है। तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से सभी व्यक्तियों को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यानी इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात की गई थी और इसको फिर जोड़ा गया था, यानी विकल्प बी सही है। ठीक, इसमें से अगला प्रश्न है, थॉमस कप किससे संबंधित है? एकदम तथ्यात्मक सवाल है। तो थॉमस कप, अच्छा ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक, इसका विजेता कौन है इस बार का? इसको आप बताइएगा, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये रहा केवल जीएस का प्रोस्पेक्टिव, यानी जीएस में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका एक कंप्लीट सोल्यूशन है, और इसको आप लोग ध्यान में रखते हुए अपने अपने प्रश्नों का मूल्यांकन कर लीजिएगा और बात कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ऐसे कितने प्रश्न हैं जो खासकर हमारी टेस्ट सीरीज से मिले हैं, या उसके बारे में आपकी क्या राय है। अगर आप लोगों के हिसाब से हमारी ये जो इनिशिएटिव है वो सफल जा रही है तो एक अच्छी बात होगी, और इसको जितने भी प्रश्नों के आंसर हमने कमेंट बॉक्स में करने के लिए कहे हैं तो उसको आप कमेंट जरूर करिएगा, जिससे हमारा हौसला बढ़ेगा, हमारी टीम और अच्छे से कार्य करेगी, काफी तगड़ी रिसर्च के साथ हम लोग वापस आएंगे। तब तक के लिए कल के की परीक्षा देने जा रहे विद्यार्थियों के लिए सीधा निर्देश है कि समय पर पहुंचे, क्योंकि इस बार बहुत बड़ी मात्रा में जो 10-15 मिनट लेट से पहुंचे हैं या 10-15 मिनट पहले पहुंचे हैं, गेट बंद होने के बाद उनको परीक्षा देने नहीं दिया गया, ऐसे कई सेंटरों से हमको खबर मिली। तो पहली चीज है समय पे पहुंचे, आधे घंटे पहले पहुंचे, सारे डॉक्यूमेंट्स ब्लैक पेन या ब्लू पेन बॉल पेन है उनके साथ होनी चाहिए, जो भी दिशा निर्देश प्रवेश पत्र पे दिए गए हैं उनका साक्षर पालन करें। ठीक है, और आगे चल करके अब मिलते हैं कल, फिर कल के दोनों शिफ्ट के प्रश्न पत्रों के साथ जीएस के। तब तक के लिए जय हिंद, निश्चिंत होकर के आप लोग परीक्षा दीजिए।